नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यानी समांतर अक्षों की प्रमेय। तो उस थ्योरम को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। नोट्स आप बनाते चलें, साथ साथ आइए साथ साथ लर्न करते चले, तैयार करते चले टॉपिक्स को, क्योंकि बाद में आपको इतना समय नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हेडिंग आपको पता है, समांतर अक्षों की प्रमेय के बाद कौन सी प्रमेय होती है? लंब अक्षों की प्रमेय यानी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आप हेडिंग लिखें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। कैसे एक्सिस है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का अर्थ होता है यानी लंबवत। ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसे क्या कहेंगे? लंब अक्षों की प्रमेय। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, लंब अक्षों की प्रमेय यानी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखो, इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस लेनी है। कल आपने देखा था कोई एक रिजिड बॉडी थी जिस पर दो आपने एक्सिस ड्रॉ की थी और दोनों एक्सिस कैसी थी? एक दूसरे के पैरेलल। लेकिन आज जो आपको लेनी है एक्सिस, वो एक दूसरे के कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो पहले इसका डायग्राम समझो, तभी आपको स्टेटमेंट भी अच्छे से समझ में आएगा। कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, किसी भी शेप की ले सकते हो, है ना। तो ये कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी का मास मानेंगे, और ये किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से मिलकर बनी है। प्रत्येक बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? पार्टिकल से। ठीक है, तो इसी तरीके से है। तो कोई एक बॉडी है, इस पर तीन परपेंडिकुलर एक्सिस आपको ड्रॉ करनी है। तो देखो ध्यान देना, है ना, इस तरीके से बॉडी रखी हुई है, इस तरीके से, है ना। तो एक एक्सिस तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक बाहर की ओर हो जाएगी, है ना। तो एक एक्सिस तो ये, एक एक्सिस ये और एक ये हो जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस होती हैं। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। लेकिन यहाँ पर आप जेड लो, इन्हें पलट लो, है ना। इसे एक्स कहो और इसे वाई कहो। ठीक है, और ये क्या है? ओरिजिन है, जिसे आप क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, देखो इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, कल की तरह इसके तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, जिनका मास m होगा। तो एक पार्टिकल मान लो जो पॉइंट P पर रखा है और जिसका मास कितना है? कैपिटल M है। ठीक है, स्मॉल m है ना। इसका मास कितना है? स्मॉल m। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r, सेंटर से, है ना, या ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। ठीक है, तो आप देखो ये पार्टिकल है जिसका मास कितना है? m। तो देखो इस तरीके से मिला लो। ठीक है, और इधर भी ऐसे मिला लो। यानी देखो इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल ये लाइन है और ये पॉइंट P है। तो आप एक बार देखो, एक्स एक्सिस है ये, तो एक्स एक्सिस पर मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आप कितनी मान लो? x मान लो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस ऐसे है ना, और ये वाली डिस्टेंस y एक्सिस पर है, तो ये कितनी मान लो? स्मॉल y मान लो। ठीक है, और ये कितना है? r हो जाएगा। ठीक है जी, चलो तो एक बार बताओ, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज कैसे बन रहा है? देखो ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल कौन सा है? ये वाला। ठीक है, देखने में 90 नहीं लग रहा, क्योंकि ये 3D डायग्राम है ना। देखो मैं किस तरीके से आपको बताऊँ, किस तरीके से बताऊँ। चलो एक मिनट रुकिए, है ना। देखो इस तरीके से समझ आ जाएगा आपको। जैसे ये है ना, ये जो है ना प्लेन, ये इस तरीके से है। ये जो है ये आपकी जेड एक्सिस है। चलो मैं इधर से दिखाता हूँ आपको। ये क्या है? जेड एक्सिस। ठीक है, देख पा रहे हैं, ये जेड एक्सिस है। इस तरीके से बॉडी रखी है, ये जेड एक्सिस है, और इस तरीके से, ठीक है, ये जेड एक्सिस है यहाँ पे। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। और ये क्या है? ठीक है, इस तरीके से इस तरफ क्या है? एक्स एक्सिस है, और इस तरफ क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस इस तरफ है, देखो इस तरीके से है मामला, आपको दिख रहा है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो आप देखो यहाँ पर
जो लाइन खींचेगी, देखो अब ध्यान देना, यहाँ पर जो लाइन खींचेगी ये वाली, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना इनके बीच। आप देखो इन दोनों लाइंस के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ठीक है, क्योंकि 3D में है इसलिए हम समझ, आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि एंगल नहीं बन रहा है 90, लेकिन ये एंगल कितना है, 90 है। ठीक है, उसी प्रकार ये भी एंगल कितना है, 90 है। ठीक है, चलो तो ये डायग्राम था। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस, 3 एक्सिस हैं, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं जड़त्व आघूर्ण, वो मान लो कितना है, आई एक्स है। और इसके अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट है मान लो आई जेड, और वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, आई वाई है। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट हम करेंगे पहले, लेकिन इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई जेड बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड किसके बराबर होता है, आई एक्स प्लस आई वाई। इसी के आधार पर हमें इसका स्टेटमेंट देना है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखना है हमें इस फॉर्मूले के बेस पर। तो हेडिंग डालें आप स्टेटमेंट। ठीक है, डायग्राम तो मैंने अभी बताया आपको, इसका यूज पड़ेगा प्रूफ में। तो पहले हम समझेंगे स्टेटमेंट, और ये थ्योरम भी आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप एक काम किया कीजिए, यहाँ से जैसे आपने पढ़ा, थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया कि कौन सी थ्योरम पढ़नी है आज, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। और मैंने हिंदी में बताया इसका नाम क्या है, लंब अक्षों की प्रमेय। तो आप 11वीं के नोट्स भी अपने देख लिया करो, है ना, वहाँ से आपको कुछ लाभ हो सकता है। बाकी नहीं भी कोई, है ना, आपको यदि नहीं भी याद है या नहीं भी समझ में आता तो आप फिर लेक्चर समझेंगे तो आपको सब क्लियर होगा ही, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन 11वीं के नोट्स देखने उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो हिंदी मीडियम के हैं, तो ताकि वो कॉन्सेप्ट यदि हिंदी में एक बार समझ लेंगे अपना, जैसा उन्होंने 11वीं में किया था, तो उन्हें फिर और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बाकी नहीं तो अपने आप में लेक्चर भी पर्याप्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो स्टेटमेंट देना है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई हो, इसमें ऐसा भी है कि आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड भी हो सकता है। ठीक है, और आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड भी हो सकता है, कितने भी बन सकते हैं। तो सबकी लैंग्वेज फिर तो अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो इसलिए लैंग्वेज इस तरीके से लिखेंगे जो तीनों के लिए कॉमन हो, जो तीनों के लिए जनरल हो। ठीक है, तो देखो, लेकिन हमारा जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा जो चलन में है वो यही है, लेकिन लैंग्वेज इस प्रकार से लिखनी है इसके स्टेटमेंट की, जो कैसी हो, कॉमन लैंग्वेज हो, बिल्कुल, है ना। जो 3 एक्सप्रेशन मैंने जो अभी लिखे हैं, तीनों पर में जो बन सकती हैं, तीनों पे फिट बैठे जो, है ना। देखो मैं चलो तीनों लिख देता हूँ एक बार, फिर देखना आप तीनों पे फिट बैठेगी। लेकिन हमारा जो डायग्राम है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो देखो क्या कहेंगे, यहाँ पर आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड, आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखना बिल्कुल भी रटने वाली बात नहीं है, इसे देखना है, इसे देखना डायग्राम को, और लैंग्वेज बना के लिख देनी है। आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, और किसका है, इस बॉडी का ही तो है, तो ऑफ एनी बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी। और किसके अबाउट है, किसके अबाउट है बताओ, जेड एक्सिस के अबाउट है, लेकिन जेड एक्सिस नहीं कहेंगे, वो एक्सिस जो इस बॉडी के कैसी है, परपेंडिकुलर है ना। बॉडी मान लो ऐसे है, तो एक्सिस कैसे है, इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस बॉडी के प्लेन के, इस बॉडी के तल के कैसी है एक्सिस, परपेंडिकुलर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का है, लेकिन किसके अबाउट है, अबाउट द एक्सिस, कौन सी एक्सिस के, डायरेक्ट ये नहीं लिखना कि अबाउट द जेड एक्सिस। ठीक है, क्योंकि जनरली बात करनी है जो सब पे फिट बैठे। तो अबाउट द एक्सिस, कौन सी एक्सिस, मैंने कहा जो बॉडी के प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर यानी लंबवत है ना, परपेंडिकुलर। ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो एक्सिस कौन सी है, बॉडी के प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर। तो अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। ठीक है, बताओ यहाँ तक की लैंग्वेज याद करने की है क्या, समझने की है, और समझ के लिख देने की है। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, तो हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का ही होगा, तो ऑफ एनी बॉडी। और फिर जेड आ रहा है, तो जेड कौन सी एक्सिस है, जो बॉडी के कैसी है, प्लेन के पैरेलल, वो परपेंडिकुलर है। तो हमने कहा अबाउट द एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, और ये बराबर है, अब क्या है, इज इक्वल टू, तो इधर से इधर की ओर यात्रा करनी है और इसकी डेफिनेशन लैंग्वेज लिखी जाएगी, स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों का योग है या नहीं, सम, तो इज इक्वल टू सम, और सम किसका है, इज इक्वल टू सम ऑफ, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है। और कौन कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, ऑफ बॉडी, बॉडी का है, लेकिन कौन कौन से एक्सिस के अबाउट है, तो अबाउट द एक्सिस, और एक्सिस ये दो हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो अबाउट द एक्सिस, ई ऐसा आएगा, मैंने बताया था प्लूरल हो जाता है। तो अबाउट द एक्सिस, कौन से एक्सिस, जो एक्सिस विच आर, बताओ, अबाउट द एक्सिस विच आर, देखो वे एक्सिस जो दोनों एक्स अक्ष भी और वाई अक्ष भी बॉडी के प्लेन के कैसी हैं, पैरेलल हैं। बॉडी का प्लेन ऐसे है तो ये पैरेलल है बॉडी के प्लेन के, एक्स एक्सिस, बॉडी का प्लेन ऐसे है तो ये भी तो पैरेलल है, मतलब बॉडी के प्लेन में हैं, ये एक्सिस भी और ये एक्सिस भी बॉडी के क्या हैं, प्लेन में हैं। तो विच आर इन प्लेन, विच आर इन प्लेन, जो बॉडी के समतल में हैं, जो बॉडी के तल में हैं, ये दोनों एक्सिस बॉडी के तल में हैं, ठीक है। तो विच आर इन प्लेन ऑफ बॉडी, ठीक है। एक बात और है, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, एक इस तरफ है तो दूसरी है ना, दूसरी इस तरफ है, इस तरीके से, तो दोनों एक दूसरे से कैसी हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अबाउट द एक्सिस विच आर प्लेन, विच आर इन प्लेन ऑफ बॉडी, एंड एक विशेषता और है इसकी, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, ठीक है। देखो एक बार दोबारा समझो। अब देखो इतनी बड़ी लैंग्वेज है, यदि कोई रटेगा तो रटी बिल्कुल नहीं जा सकती है ना, लेकिन समझी जा सकती है और समझ के लिखी जा सकती है। और इसमें कोई है ना, इतनी बड़ी कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंग्लिश तो चल नहीं रही, तो इसलिए बहुत कॉमन से इंग्लिश है। एक बार दोबारा देखें, आपके समझ में आएगा जरूर। और इसे देखना है और इसे देखना है, दोनों के अनुसार लिख देना है। तो देखो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है, मैंने बता रखा है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, बॉडी का ही तो है, वस्तु का ही तो होता है, तो ऑफ एनी बॉडी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखना है जेड आ रहा है, लेकिन मैंने बताया डायरेक्ट जेड नहीं कहना, क्योंकि यहाँ आई एक्स भी आ सकता है, आई वाई भी, आई है ना, जेड भी, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन वो एक्सिस लेनी है, कौन सी एक्सिस, भाई यहाँ पे मैंने जेड एक्सिस ले ली, लेकिन यहाँ पे वास्तव में वाई होती है, यहाँ पे आप पलट के एक्स को भी ला सकते हो, तो ला तो कोई सी भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर लेनी कौन सी एक्सिस है, जो बॉडी के प्लेन के कैसी हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जो बॉडी के प्लेन के कैसी हो, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब मैंने कहा ऑफ एनी बॉडी अबाउट द एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट लेना है जो कैसी है, बॉडी के प्लेन के, यानी वस्तु के तल के लंबवत है ना। तो द अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक हमने आई जेड की बात की है। और फिर बराबर का निशान आ रहा है, तो क्या कहा, इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू यानी बराबर है, और दोनों का योग है, योग को सम कहते हैं, तो इज इक्वल टू सम। और सम किस किसका है, आप देख लो आई का, दोनों आई हैं, भले ही पहला आई एक्स है दूसरा आई वाई है, लेकिन है तो आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इज इक्वल टू सम किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, ठीक है। समझ के करते हैं तो सब समझ में आता है, कोई भी कठिनाई नहीं होती। तो इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके हैं, मैंने बताया ऑफ बॉडी, उस बॉडी के ही हैं जो पहले जिस बॉडी की बात हो रही है ना। बस अब ये देखना है, यहाँ पे आई एक्स आ रहा है, यहाँ आई, यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ वाई आ रहा है। तो आप देखो एक्स एक्सिस कौन सी है, इस तरफ है, वाई एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस इस तरफ है ना। ये इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर को है, तो बाहर को तो हम नहीं निकाल सकते ना, इसलिए हमें तो इधर को दिखानी पड़ेगी, समझ गए। तो ये ऐसे है, एक्स एक्सिस वैसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, इसलिए दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो आपको ऐसा दिख रही है ना, ऐसे आपको ऐसे लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसे है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है ऐसे, लेकिन बाहर की ओर हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड से रेखा बाहर को नहीं खींच सकते ना, 3D डायग्राम है। तो आप देखो
ये ऐसे तो एक्स प्लस आई वाई, तो आई एक्स का अर्थ क्या हुआ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है। यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि आई प्लस आई हो रहा है, लेकिन आई के साथ एक्स है, दूसरे वाले के साथ वाई है, तो इसका मतलब है एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलोंग है, अबाउट है ना, और दूसरा वाई एक्सिस के अबाउट है। वाई एक्सिस बाहर की तरफ ले रहे हैं इस बार, है ना। तो इसका मतलब है इन दोनों एक्सिस के बारे में बात करना है। तो हमने कहा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, लेकिन कौन सी एक्सिस, अबाउट द एक्सिस, और एक्सिस दो हैं तो इसलिए प्लूरल आया। तो ई एक्स आई एस नहीं आएगा, ई एक्स ई एस आएगा, प्लूरल होता है एक्सिस का, है ना। और कौन सी एक्सिस, देखो जो दोनों बॉडी ऐसे है तो एक ऐसे है एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस ऐसे है, तो ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में है या नहीं। तो मैंने कहा विच, कौन सी एक्सिस, विच आर इन प्लेन ऑफ बॉडी, जो बॉडी के प्लेन में हैं, ठीक है। और साथ में ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो एंड कहा, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, साइन होता है। तो फिर ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, है ना। आप, मुझे विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। तो ये इसका स्टेटमेंट था। आइए इसके प्रूफ की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट करो। आइए इसके प्रूफ की ओर चलते हैं। तो हेडिंग डालो, इसके बाद स्टेटमेंट के बाद कौन सी हेडिंग हो जाएगी, प्रूफ, ठीक है। यानी स्टेटमेंट यानी कथन और प्रूफ यानी सत्यापन। तो अब इसका सत्यापन करेंगे। तो देखो सत्यापन में सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है प्रूफ में, और फिर उसके बारे में कुछ लैंग्वेज लिखनी है। तो क्या लिखोगे, लेट अस कंसिडर ए बॉडी, ठीक है, ए रिजिड बॉडी, है ना। मास वगैरह की बात बाद में कर लेंगे। तो लेट अस कंसिडर ए रिजिड बॉडी, क्लियर है। देखो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस आर ड्रोन ऑन द बॉडी, बॉडी पर खींची गई हैं, 3 लंबवत अक्ष से खींची गई हैं, है ना। 3 परपेंडिकुलर एक्सिस आर ड्रोन ऑन द बॉडी, ठीक है। फिर देखो क्या कहो, लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल, है ना। स्मॉल एम किसका मास है, पार्टिकल का है। और पार्टिकल कौन सा है, कोई पार्टिकल है इस बॉडी का। तो लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और ये पार्टिकल कहाँ रखा है, प्लेस्ड एट पॉइंट पी, कहाँ रखा है, पॉइंट पी पर रखा है, प्लेस्ड एट पॉइंट पी। और फिर देखो प्लेस्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु से, ठीक है। बस इसकी डेफिनेशन मतलब लैंग्वेज लिखने के बाद अब आपको इसका स्टेटमेंट करना है। तो प्रूफ, स्टेटमेंट तो कर लिया आपने, प्रूफ करना है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जेड एक्सिस के अबाउट। तो जेड एक्सिस के अबाउट निकालो। तो देखो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस के अबाउट आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है जेड एक्सिस के अबाउट। तो निकालो, देखो जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है तो क्या करेंगे, आई जेड बराबर निकालेंगे। तो आई जेड बराबर क्या हो जाएगा, आपको एक फॉर्मूला पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई बराबर क्या होता है पता है ना, सिग्मा एम आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। आपने देखा है आई 1 से n तक होता है, एम आई आर आई कर देते हैं, लेकिन आई को हटा दो, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कल मैंने बताया था कि किस प्रकार से लिखा है, तो सिग्मा एम आर स्क्वायर। और आप यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जैसे इसकी बात कर लो आप, तो यहाँ पे ये इसकी बात कर लो, है ना। तो आप देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब है ये तो पता है आपको, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। बताओ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर वाई और बेस क्या है, एक्स, है ना। तो ये वाई है। अब आप देखो जितना ये उतना ये, तो ये एक्स है, तो ये भी कितना हुआ, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर किसका आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है
राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही आपने इस ट्राइंगल में लगाया है। तो आर की जगह आप रखो ये, तो आई जेड बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई जेड आ जाएगा सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई स्क्वायर। और आपको पता है जब आर आया है, ठीक है, तो आई आता है, आर आता है तो आई आता है, या आई जेड आ रहा है क्योंकि जेड एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्स आ रहा है तो इसका मतलब अब क्या आ जाएगा, आई जेड, यहाँ एक्स आ रहा है ना तो ये आई एक्स हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। और यहाँ वाई आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई वाई। तो देखो यही तो थ्योरम है, आप देख लो चाहे। तो ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। इसे आप नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं इसके बाद। तो आप देखें, ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू मासेस m1 एंड m2, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी द्विपरमाणुक अणु है, अणु कैसा है, द्विपरमाणुक, जिसमें दो परमाणु हैं, दो एटम हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो एक एटम मतलब एक मॉलिक्यूल है जिसमें कितने एटम हैं, दो एटम हैं। डाई एटॉमिक कहा ना, तो एटम कितने हैं, दो, यानी द्विपरमाणुक अणु, मॉलिक्यूल यानी अणु, एटॉमिक वो डाई एटॉमिक का अर्थ होता है द्विपरमाणुक। तो देखो पहले का जो मास दे रखा है कंसिस्ट माने रखता है, तो यानी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणुक अणु है जो रखता है टू मासेस m1 एंड m2, यानी वो दो परमाणु रखता है, दो एटम रखता है, जिनमें पहले का मास m1 है और दूसरे का मास कितना है, m2 है, ठीक है। सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस, और दोनों एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस से सेपरेट हैं, अलग हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल आर, दूरी है ना। सो दैट आपको सिद्ध करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई अबाउट द एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट, थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जो कहाँ से होके जाती है, सेंटर ऑफ मास से, और जो परपेंडिकुलर है, जो लंबवत है टू स्मॉल आर जो डिस्टेंस है, जो स्मॉल आर डिस्टेंस है उसके वो एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर, तो एक्सिस ऐसे रहेगी, और कहाँ से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं मान लो यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मान लो ये जो m1 है ये ओरिजिन पर सिचुएटेड है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर स्थित है, तो ओरिजिन पर सिचुएटेड है, तो ओरिजिन से इस सेंटर ऑफ मास की जो मान लो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली, x मान लो, ठीक है। और आपको पता है वैसे तो कि जो डिस्टेंस ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास तक की होती है वो वास्तव में RCM होता है, तो यहाँ पर RCM किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। क्यों बताऊंगा। तो इसे x मानना, तो ये कितनी बच जाएगी, आप देखो r माइनस एक्स बच जाएगी, ठीक है। टोटल r है, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी मानी, x, तो वो वाली कितनी बच जाएगी, r माइनस एक्स। और आपको पता है जब आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था, तो मैंने ओरिजिन से नापी थी सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस, तो उसे RCM से डिनोट किया था। तो यानी वास्तव में RCM यहाँ पर किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। ये बात समझ में आई, डायग्राम आपको, और एक्सिस खींचनी है, जो मैंने बताया है आपको कहाँ से होके जा रही है, ये बता रहा है। सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, वो एक्सिस कहाँ से होके जा रही है, सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है, तो ये एक्सिस कहाँ से होके जाएगी, सेंटर ऑफ मास से, इस तरीके से, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे मॉलिक्यूल का, और ये एक्सिस स्मॉल आर की कैसी है, परपेंडिकुलर है, और कहाँ से पास होके जा रही है, सेंटर ऑफ मास से पास होके जा रही है, ठीक है। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया, डायग्राम जैसा क्वेश्चन में कहा था उसी के अनुरूप हमने डायग्राम बना लिया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलते हैं फिर आगे, बताओ, है ना, कमेंट्स कर सकते हैं आप। बाकी यदि आपको कोई बात ना समझ आए, बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसके, है ना, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I बराबर mr स्क्वायर। देखो
और यहाँ पे आई जो है दोनों एटम का निकालना पड़ेगा, यानी इसका भी और इसका भी। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई का फॉर्मूला होता है mr², तो यहाँ देखो m1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यानी जो r डिस्टेंस होती है, जब आप पढ़ते हो ना फॉर्मूला I बराबर mr², तो मैंने बताया था है ना, ऐसे कोई एक्सिस है, ये कोई पार्टिकल है, इसका मास m है, ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस यानी इससे ओरिजिन से नापते हैं डिस्टेंस और उस मास तक की वो डिस्टेंस होती है r, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पर ओरिजिन m1 है, m1 पर है, ठीक है, तो ओरिजिन से नापनी है डिस्टेंस, ठीक है, m1 के लिए, और सेंटर ऑफ मास तक की, यानी कितना आएगा, x आएगा, तो क्या आएगा m1 x², क्लियर है। और इसके लिए बताओ m2 है ना, और ये डिस्टेंस कितनी है, r माइनस x, ठीक है। इसका मतलब है पार्टिकल और एक्सिस के बीच की डिस्टेंस ली जाती है। तो यहाँ देखो जब m1 के लिए बात करें तो पार्टिकल और एक्सिस के बीच की डिस्टेंस x थी, तो x लिया, और यहाँ पार्टिकल, दूसरे वाले पार्टिकल और इसके एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स, तो यहाँ क्या लिया जाएगा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिया जाएगा, i निकल जाएगा फिर, ठीक है। अब हमें x और r माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, तो x की पहले वैल्यू निकाल लो। और मैंने बताया x वास्तव में क्या है, RCM, तो RCM का फॉर्मूला आप जानते हो, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो दो पार्टिकल हैं तो m1 r1, देखो r1 कितना है, ध्यान देना ये ओरिजिन पर सिचुएटेड है, यहाँ पर r1 x मत रख देना, ओरिजिन पर सिचुएटेड है m1, तो देखो m1 की डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, ओरिजिन से, तो m1 खुद ओरिजिन पर सिचुएटेड है, तो m1 की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी हो जाएगी, 0। m2 की डिस्टेंस आप बताएं, m2 की डिस्टेंस जो है ओरिजिन से कितनी है, ओरिजिन से यहाँ से कितनी है, r, तो यहाँ क्या आएगा m2 इंटू r, ठीक है। यानी r1 की जगह क्या है, मैं साइड में बता दूं आपको, r1 की जगह आपने क्या लिया, 0, और r2 की जगह क्या लिया, r, और अपॉन में m1 प्लस m2 आता है, आपको पता है, ये RCM का फॉर्मूला लगाया, और मैंने बताया RCM यहाँ पे किसके बराबर है, x के बराबर है, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा m2 r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई, ये समझ में आया कैसे भाई, मैं इसलिए तो कहता हूँ पिछले टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। जब आपने देखा था RCM तो आपने देखा होगा r1 जो है, r1 डिस्टेंस है m1 की o से, जब सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था, तो r1 डिस्टेंस किसकी है, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इस तरीके से डायग्राम था, तो है ना, इस तरीके से था, यहाँ पर ओरिजिन है और यहाँ m1 है, तो r1 डिस्टेंस यही तो है। तो मैंने कहा r1 डिस्टेंस है ओरिजिन और m1 के बीच, तो मैंने कहा यहाँ पर m1 ओरिजिन पर ही सिचुएटेड है, तो m1 ओरिजिन पर ही आ जाए या ओरिजिन m1 पर आ जाए, तो r1 तो 0 हो जाएगा ना, यानी वो पॉइंट जहाँ से नाप रहे हैं आप O और वो पॉइंट जिसकी डिस्टेंस नाप रहे हैं m1, दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, तो r1 तो 0 हुआ, तो इसलिए r1 0 हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट m2, और कहाँ से नाप रहे हैं डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस ओरिजिन से नापी जाती है, ओरिजिन कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r, तो r2 की जगह क्या आएगा, स्मॉल r, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, तो r1 0 है, r2 कितना है, r है, तो x निकल गया, और हमें वहाँ पे चाहिए r माइनस एक्स भी चाहिए, तो बताओ r माइनस एक्स क्या आएगा, ठीक है, r x की वैल्यू रखो m2 r अपॉन m1 प्लस m2, तो देखो r कॉमन ले लो, ये बचेगा m1 प्लस m2 एलसीएम लेके माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, देखो क्या कट रहा है, ठीक है, m2 से m2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ध्यान देना, मैं इधर लिख देता हूँ, ये बचेगा m1 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो r माइनस एक्स की वैल्यू भी निकल गई और साथ में x की वैल्यू भी निकल गई, और ये दोनों वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो देखो इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करो बस, और कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो सबसे पहले आपको है ना डायग्राम बनाना है, फिर ये करना है, फिर इसके बाद ये, तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे ऊपर लिख देना, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, है ना, यहाँ तक स्मॉल r तक, ठीक है। देन
आई बराबर इतना हो जाएगा, मैंने बताया, ठीक है। इसे एक बार दोबारा देख लो भाई, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, तो m1 के लिए भी करना है, m2 के लिए भी करना है, दोनों पार्टिकल है ना, तो डिस्टेंस आपको पता है, पार्टिकल और एक्सिस के बीच की डिस्टेंस ली जाती है। तो m1 के लिए कर रहे हो तो पार्टिकल और एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x। m2 के लिए कर रहे हो तो पार्टिकल और एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, मान रखो बस इनके, अब तो कुछ नहीं करना। तो m1 x का स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर देखो m2 r अपॉन m1 प्लस m2 और इस सारे का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा m2 r माइनस एक्स का मान रखो, ये रहा m1 r अपॉन m1 प्लस m2 और इस सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा, आप देखेंगे एक तो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। और साथ में आप देखेंगे m1 m2 भी कॉमन आ रहा है, देखो m1 है, m2 का स्क्वायर है, तो m1 m2 भी कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, m2 का स्क्वायर था, एक m2 बाहर आया, तो एक m2 बचा अंदर। और यहाँ से देखो m1 का स्क्वायर था, एक m1 बचा, एक क्योंकि एक m1 बाहर आ गया, ठीक है। इतना मैथमेटिक्स आप समझते होंगे। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ इसकी 2 पावर है और इसकी 1 पावर है, m1 प्लस m2 ही तो है ये भी, तो पावर कितनी बचेगी सिर्फ, इसे आप ऐसे लिख लो m1 m2 अपॉन में 1 पावर बच जाएगी अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू में क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह आप लिख लो म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। और आप कह दो कि म्यू किसके बराबर है, म्यू जो है वो आपका किसके बराबर है, इसके, यानी सारे की जगह m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह आपने क्या रख दिया, म्यू रख दिया, तो और इसकी जगह म्यू रख दिया, तो कह दिया म्यू इसके बराबर है। और देखो इसने कहा था सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज म्यू आर स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ, है ना, ये सारा सब्जेक्ट है, ये सारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का, है ना, ये सारा यहाँ तक, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, म्यू आर स्क्वायर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, म्यू आर स्क्वायर है, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया है, यही तो सिद्ध करना था। और बताया म्यू, तो म्यू इतना है। और हाँ एक बात और सुन लो, एक बार पूछा है एग्जाम में, कई बार 1-2 बार पूछा होगा, एक बार मैंने देखा है, मुझे याद आ रहा है, तो इसे कहते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या कहते हैं म्यू को, रिड्यूस्ड मास कहते हैं, यानी समानीत द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, रिड्यूस्ड मास। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूस्ड मास, तो रिड्यूस्ड मास क्या होता है, और रिड्यूस्ड मास के बारे में क्वेश्चन कैसे भी प्रकार से आए, तो इस प्रकार से ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको करा दिया है। तो रिड्यूस्ड मास क्या होता है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक नोट कीजिए। तो रिड्यूस्ड मास का क्वेश्चन मैं आपको एक बार देख के बता देता हूँ किस तरीके से पूछा हुआ है, 1 मिनट जरा रुकिए। चलो आंसर देखना पड़ेगा उसके लिए मुझे, है ना, मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो रिड्यूस्ड मास समझ गए, ये रिड्यूस्ड मास है, यानी जो 2 मासेस से मिलकर एक मास आपने कंसिडर किया है, उसे आप रिड्यूस्ड मास कहते हैं, ठीक है। तो मैंने समझा दिया आपको रिड्यूस्ड मास क्या होता है, यानी 2 या 2 से अधिक मासेस को मिलाकर जो एक मास कंसिडर किया जाता है, माना जाता है, उस मास को रिड्यूस्ड मास कहते हैं, यानी समानीत द्रव्यमान कहते हैं। अब देखो मैं इसलिए तो कहता हूँ हिंदी और अंग्रेजी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो एक वर्ड है समानीत द्रव्यमान हिंदी में और अंग्रेजी में है रिड्यूस्ड मास, तो आपने 11th में नहीं पढ़ा है समानीत द्रव्यमान क्या होता है, तो अब आप हिंदी इसकी जानने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। आप देखो मैं समानीत द्रव्यमान कहूँ तब भी आप नहीं समझेंगे कि क्या है ये, और रिड्यूस्ड मास कहूँ तब भी आप नहीं समझेंगे आप केवल तभी जब मैं आपको समझाऊंगा, और वो चाहे इंग्लिश में समझाऊं चाहे हिंदी में समझाऊं, ठीक है। तो इसलिए हिंदी को अपनी कमजोरी ना बनाएं, तो जो नए वर्ड हैं उन्हें केवल इंग्लिश में ही आप याद रखें, उनकी हिंदी के चक्कर में फिर आप ना पढ़ें, है ना। तो क्या आ जाएगा रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस, देखो एक वर्ब होती है रिड्यूस माने कम करना, तो कम कर दिया है, यानी 2 मास थे, 2 को मिला करके एक मान लिया है हमने और उसे क्या कहा, म्यू कहा, ठीक है। 2 मास थे, उन दोनों से जो मिलकर एक मास बन रहा है उसे हमने म्यू मान लिया है। तो जब 2 या 2 से अधिक मासेस को मिलाकर
एक मास कंसिडर कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, तो उसे रिड्यूस्ड मास कहते हैं। तो मैं देख लूँगा, क्वेश्चन आया होगा तो आपके नोट्स में लिख दूंगा, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, यही आपको प्रूफ करना था। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आपसे मिलते हैं, और अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ तैयार करते चलें टॉपिक्स को, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।